स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब खत्म हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच चुके हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की यह बैठक रही, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। जिसके बाद तकरीबन 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके घर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि चुनाव से 7-8 महीने पहले इस तरह की हलचल उत्तर प्रदेश के अंदर जाहिर तौर पर कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इसे रूटीन बैठक बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कल से ताबड़तोड़ एक के बाद एक मुलाकातें हो रही हैं, पहले गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वाले हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर यह महज रूटीन बैठक या रूटीन मुलाकात इसे नहीं कहा जा सकता। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उनके घर पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनसे मुलाकात के बाद तकरीबन 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद अब जेपी नड्डा के घर पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आए हुए हैं। कल से यह दौरा शुरू हुआ है। कल पहला दिन था जब गृह मंत्री अमित शाह से दोपहर 3:30-4 बजे के आसपास मुलाकात की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और आज सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जहां पर तकरीबन 1.5 घंटे बातचीत हुई। कई मुद्दों को लेकर, कई विषयों को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर एके शर्मा जिनको हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ऐसे कई मुद्दों को लेकर वहां पर चर्चा हुई। और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, पंचायत चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसके बाद से लगातार बैठक और मीटिंग्स का जो दौर है वो चल रहा है। उस सिलसिला लगातार चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती है और इसमें जाहिर तौर पर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, उसको हासिल करने के लिए अभी से राजनीतिक हलचल भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आने लगी है। पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, जहां एक एक करके तमाम विधायकों से, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। तकरीबन आधे घंटे बातचीत चलती है, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचते हैं और केंद्रीय नेतृत्व को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपते हैं। यश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र, लखनऊ में किस तरह की राजनीतिक हलचल नजर आ रही है? देखिए, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 1 महीने के अंदर ताबड़तोड़ जो बैठकें हुई हैं और जो फीडबैक लिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे प्रवक्ता कुछ भी कहे, ये रूटीन बैठक नहीं कही जा सकती। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक दिल्ली बुलाया जाता है, तो शायद उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश में एक सुगबुगाहट, राजनीतिक सुगबुगाहट, भारतीय जनता पार्टी में सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 2 घंटे की बैठक चली और फिर लगभग 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, हलचल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बहुत तेज है और राजनीतिक अटकलें
जो लगाए जा रहे थे वो लगभग तय माने जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इस ताबड़तोड़ बैठक के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व से बैठक चल रही है, तो उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार बनना होना लगभग तय माना जा रहा है। और जो अरविंद शर्मा जो कि ब्यूरोक्रेसी से आए हैं और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीकी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में संगठन के रूप में जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जो कि 2017 में उन्होंने चुनाव जिताया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई थी, तो उनका कद बढ़ाने की तैयारी में है और उसको संगठन में भेजा जा सकता है। और 2022 का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं उनके रहते लड़ा जा सकता है। तो तमाम तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में तैयारियां शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जब आप लौटेंगे देश के राष्ट्रपति से मिलने के बाद, तमाम केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद, किस तरह का जो है माहौल दिखाई पड़ता है कि वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल तय होगा, नए चेहरों को जगह मिलेगी। और जो ब्राह्मण चेहरा था कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण नितिन प्रसाद को क्या उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद जो कहा सकता है विधान परिषद की जो सीटें है उसमें उनको ले जाया जाएगा, अरविंद शर्मा को किस तरह से फिट किया जाएगा, ऐसी तमाम बातें हैं जिसपे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सुगबुगाहट तेज हो गई है, नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। बिल्कुल यश, तकरीबन 1.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बातचीत हुई। इन 1.5 घंटों में कौन कौन से वो मुद्दे रहे जो बहुत महत्वपूर्ण रहे? देखिए, बिल्कुल करीब 1 घंटे से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक चली और उसमें कई ऐसे अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। सबसे पहली बात तो जो 2022 में विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर किस तरह से तैयारियां की जानी चाहिए, इसी के साथ साथ संगठन और सरकार को किस तरह से साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि जन जन तक, बूथ लेवल तक पहुंचा जाए। उसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां पहले से ही तय करने का एक ब्लूप्रिंट जो है वो कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। इन तमाम बैठकों को लेकर तो ऐसा ही लग रहा है, तो अटकलें लगाई जा रही है उसको लेकर भी ऐसा ही लग रहा है। और इसी के साथ साथ जो मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरह से करने की बात की जा रही है, नए चेहरे क्या वाकई में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, चाहे बात करें अपना दल की, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मिली, उन्होंने भी अपना जो है उन्हें विचार विमर्श उनके साथ किया। और क्या वाकई में जिस तरह से इतने लंबे समय तक उनके कोई दल को कहीं भी अभी तक फिलहाल सरकार में जगह नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही कि उनकी तरफ से भी नए चेहरे होंगे, वहीं संगठन में भी नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घट रहा है, बैठकों का दौर जारी है, तो एक तरह से देखने में नहीं लग रहा है कि ये कहीं से भी एक रूटीन बैठक है। साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, खाका तैयार किया जा रहा है, ताकि जो भी भले बात करें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की बात करें उसमें कोई कमियां खामियां रही, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, तो विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा, तो उन सब बिंदुओं को, उन सारे लूपहोल को किस तरह से फिक्स करा जाए, इसको लेकर तमाम बिंदुओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई। और इसी के साथ साथ कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, किस तरह से कोरोना को काबू किया दूसरी वेव में, उसको लेकर भी चर्चा की गई। थर्ड वेव में किस तरह से तैयारियां की जा सकती है उसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को किस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि 2021 के अंत तक सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी किस तरह से वैक्सीनेशन का काम चलना चाहिए, इसको लेकर भी तमाम बातें की गई। लेकिन हाँ, सबसे मेन बिंदु वही रहा कि किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और कौन नए चेहरों को लाया जाए और किस तरह से संगठन और सरकार को एक तरह से एकजुट होकर काम करना होगा ताकि जन जन तक पहुंचा जाए और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कोई कमी और खामियां ना रह जाए। हालांकि फिलहाल अभी जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक चल रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे तमाम वो विषयों पर चर्चा होगी कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। और जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो लखनऊ से लेके गए थे बैठक में, तमाम विधायकों से बात की थी, तमाम जो नाराजगी है उनकी जानी थी उसको तलब किया गया था। यहाँ पर उस रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत की जाएगी कि किस तरह से नाराजगी जो है वो दूर की जाए। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति से मिलने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खत्म हो सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, एक तरफ अगर मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर हैं तो दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह भी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज किन किन जिलों का दौरा उनका तय है? देखिए, कहा जा सकता है कि स्वतंत्र देव सिंह इससे पहले भी कई दौरा गए थे और कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह के उत्तर प्रदेश के जिलों में भी दौरे लगातार जारी है, क्योंकि बूथ स्तर पे बात की जा रही थी कि 2022 का जो चुनाव होगा
वो बूथ स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है उस पर निर्णय होगा कि कमेटी जिन विधायकों के जो उनकी सर्वे रिपोर्ट देगी, जो विधायकों के लिए कितना काम किया, कितना काम नहीं किया और जनता के बीच में गए नहीं गए, कोरोना काल में क्या क्या काम किए गए, उसी के आधार पर विधायकों को टिकट मिलेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के जिलों को दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से 2022 का जो चुनाव होने वाला है उस पर एक राजनीतिक खाका तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में निराशाजनक रिजल्ट होना, पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं निराशाजनक होना, तो जाहिर सी बात है कि कोई पार्टी अगर चुनाव हारती है तो हार की वजह का मंथन भी करती है। और भारतीय जनता पार्टी तुरंत कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद वो मंथन में शुरू हो गया कि आखिरकार हम गांव-गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्यों हमारी सीटें कम आई। जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बहुमत से हम जीते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार हमने बनाई, तो आखिरकार पंचायत चुनाव में क्या कमी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो जनता उनसे नाराज है, जनता के बीच में उनके हार है और जाति समीकरण का एक बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। जाति समीकरण को ध्यान में रखकर ही इस पे वो किया जाएगा और जाति समीकरण के आधार पर भी 2022 में चुनाव हो सकता है कि इसको बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितेंद्र, जाति समीकरण भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ऐसे में जाहिर तौर पर इसको ध्यान में रखते हुए ही पॉलिटिकल प्लानिंग जो है अगले साल के चुनाव की उसको किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कहा जा सकता है कि जो क्षत्रिय है और ब्राह्मण है उनकी अहम भूमिका होती है उत्तर प्रदेश में और उन्हीं के आधार पर ही जो सरकार बनाई वो बिगड़ी जा सकती है, क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण का समाज ख्याल रखा जाता है और इसको देखते हुए जाति समीकरण के आधार पर किसको कहाँ बैठाना है। जिस तरह से जितिन प्रसाद आए वो भी एक ब्राह्मण थे, बड़ी ब्राह्मण चेहरा है, कांग्रेस के ब्राह्मण चौरा थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो ब्राह्मणों को भी एक भूमिका तय की जा रही है और क्षत्रिय को भी ध्यान रखा जा रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर दावे जो है तमाम आरोप लगाए गए हैं ब्राह्मणवाद को लेकर और क्षत्रियवाद को लेकर कि वो केवल ब्राह्मणों की सुनते हैं, केवल क्षत्रियों की सुनते हैं। तो ऐसी तमाम बातें जिस पर जाति समीकरण को जो संगठन को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बीएल संतोष आए थे, उन्होंने सभी से फीडबैक लिया, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, इन सब से मुलाकात की और सबसे एक एक बात करके पूछा और सिर्फ एक ही जवाब सबसे पूछा गया कि अगर मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब पंचायत चुनाव में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो रिजल्ट क्या आना है ये जाहिर सी बात है जाना जाएगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में काफी परेशानी हुई थी लोगों को और लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात कही थी, चाहे प्राइम न्यूज के चैनल पे हो चाहे किसी भी अन्य चैनल पे, उन्होंने इस बात कहा थी कि अगर हम मंदिर मस्जिद के ध्यान में रख के रह जाते और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में वोट दिए होते तो शायद हमारा आज विकास होता और हम कहीं ना कहीं आज इन चीजों के अभाव से दूर ना होते। तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा और विधायक जिस तरह से नाराज हुए दूसरी लहर में, क्योंकि इनके जिलों में तमाम तरह की समस्याएं, विधायकों ने ताबड़तोड़ लेटर लिखे, संगठन को लिखे, मुख्यमंत्री को लिखे कि हमारे अधिकारी ब्यूरोक्रेसी में कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में कहा गया था कि बीएल संतोष के जाने के बाद ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होगा और बीएल संतोष गए, उसके बाद बदलाव हुआ, तमाम आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए उत्तर प्रदेश में और जिसके बाद कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से कहा गया कि जो पदाधिकारी उनकी सुनी जाए। तो इस तरह की तमाम बातें उत्तर प्रदेश में आ रही है और ये रूटीन बैठक कहीं से नहीं कहा जा सकती कि ये रूटीन बैठक है, क्योंकि रूटीन बैठक संगठन खुद आता है और संगठन बिल्कुल जितेंद्र, चुनाव से 7-8 महीने पहले इस तरह की ताबड़तोड़ बैठकें, मुलाकातें, जाहिर तौर पर इसे महज रूटीन बैठक तो नहीं कहा जा सकता। यश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपनी पॉलिटिकल प्लानिंग और अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है और ऐसे में जाहिर तौर पर चुनाव से 7-8 महीने पहले जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, पहले बीएल संतोष जाते हैं, फिर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाती है और अब खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर एक चीज यहां पर हम समझ सकते हैं जो साफ है बहुत ज्यादा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि जितने भी विधानसभा चुनाव अभी फिलहाल बीजेपी ने लड़े, संगठन ने लड़े, तो कहीं ना कहीं उसमें देखने में आया है कि प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो स्तर है वो कहीं ना कहीं नीचे गया है। और इसी के साथ साथ बात करें पश्चिम बंगाल चुनाव की या फिर बात करें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा। तो कहीं ना कहीं विचार विमर्श लगातार संगठन के द्वारा और आला कमान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से किया गया है और जो रूटीन बैठक की बात लगातार की
जा रही है कि एक तरह से रूटीन बैठक है, कहीं से भी ऐसा नहीं माना जा रहा है कि रूटीन बैठक है, क्योंकि आपने भी जिस तरह से कहा और घटनाक्रम जिस तरह से घटा है, क्योंकि रिपोर्ट तलब की गई, उसके बाद रात को जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के और इसी के साथ साथ जो संगठन महामंत्री हैं उनके साथ बैठक की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे प्रदेशों के बारे में जानकारी ली, संगठन के बारे में जानकारी ली और उसके बाद फिर अगले दिन जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद फिर अगले ही दिन मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा हुआ, जिसमें तमाम बड़े आला कमान से मिल रहे हैं पार्टी के। तो कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा सकता है कि यूपी में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर पूरी तरीके से बैठक चल रही है और कोई भी कमियां और खामियां ना रह जाए, इसके चलते सारी बैठकों का दौर चल रहा है। क्योंकि देखिए जो अनुभव है वो काफी ज्यादा महत्व रखता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, तो वो भली बात से जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ा है। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से उसी ट्रैक पर एक तरह से संगठन और सरकार को और सारी परियोजनाओं को भी ध्यान में रखते हुए किस तरह से सरकार ने बीते 5 साल में काम किया और किस तरह से संगठन ने लगातार काम किया और आगामी चुनाव में किस तरह से सरकार काम करेगी और किस तरह से संगठन काम करेगा, तब जाके कहीं ना कहीं एक ट्रैक पर बीजेपी पार्टी आएगी और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। तो साफ तौर पर जो बैठकों का दौर चल रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही पूरी तरीके से देखा जा सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह की तस्वीर पिछले 1.5 महीने के दरमियान उत्तर प्रदेश ने देखी है, खासतौर पर देश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर जिस तरह से कोरोना को लेकर हाहाकार की स्थिति हमने देखी, खासतौर पर लखनऊ के अंदर और उसके बाद ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत, क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव के अंदर कोरोना के दरमियान में जो स्थिति देखी है वहां के लोगों ने, उसका असर भी पड़ सकता है और उसे लेकर भी चिंता पार्टी के अंदर है? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हुई लखनऊ, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर इस बातों की लेकर जरूर वोट पड़ेगा और 2022 में जो चुनाव हुए जनता इस मुद्दे को जरूर उठाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली के लिए जानी जाती थी और उसके लिए जिस तरह से उनकी कार्यशैली दूसरी लहर में बिगड़ी, तो जनता इस मुद्दे को जरूर उठाएगी और इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं हुई, लोगों ने अपने को खोया, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, गाँव में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई और दूसरी बात, तमाम कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कहने के बावजूद पंचायत चुनाव कराए गए। तो तमाम तरह की जो है उसके बाद जो संक्रमण फैला, गांव-गांव में भी काफी नाराजगी है, उसको लेकर भी नाराजगी और वैक्सीनेशन जो कराया जा रहा है, गांव-गांव में लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष बात की जाए तो उनकी स्वतंत्र देव सिंह अब गांव-गांव के चक्कर लगाने लगे हैं। आप सीतापुर गए हैं, लखीमपुर गए हैं, वहां जिला मंडल अध्यक्षों से मिलेंगे, जिला अध्यक्षों से मिलेंगे, महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से जो अध्यक्ष है उनसे मुलाकात होगी। तो सब तरह से जो गाँव का नुकसान जो हुआ है, गाँव-गाँव में जो संक्रमण फैला है और जो गाँव में अव्यवस्थाएं फैली है, वो कहीं ना कहीं और पंचायत चुनाव में जो नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं पार्टी को झटका लगा है और पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष देखिए ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के जिलों में अब गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं, जो महिला मोर्चा की अध्यक्षों से मिल रहे हैं और उसे तमाम है उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात कर रहे हैं। तो अब ये मतलब साफ नजर आ रहा है कि पंचायत चुनाव में जो नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा और इसीलिए अब ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए प्रदेश अध्यक्ष के। मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं दौरे कर रहे थे, 18 मंडलों के मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया। तो ये नुकसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को आसान नहीं लगा, तो इसलिए वो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अब गाँव-गाँव में दौरे शुरू कर दिए प्रदेश अध्यक्ष ने भी। बिल्कुल जितेंद्र, यश, जिस तरह की हलचल 7-8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव को लेकर नजर आ रही है, उस तरह की हलचल और विपक्षी पार्टियां और जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें इस तरह की कोई खास हलचल अभी देखने को नहीं मिल रही है। देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है और इसी के साथ साथ किस तरह से उन्होंने बीते 5 साल में काम किया और किस तरह से संगठन ने बीते 5 साल में काम किया, उसकी एक तरह से ये समीक्षा बैठक हो सकती है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टीज है वो लगातार पिछले 5 साल से एक तरह से सत्ता पार्टी को घेरने का काम किया, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो अन्य मुद्दों की बात हो। लेकिन अभी फिलहाल जब 6 महीने पहले से सारी चीजें तय की जा रही है और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आने से पहले
ये जो चीजें फिलहाल अभी घटनाक्रम जो चल रहा है दिल्ली में, जिस तरह से दौरे पर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल पे जितने पद खाली हैं उन्हें किस तरह से जल्दी भरा जा सके ताकि लोगों को भी सुविधा हो, इसी के साथ साथ चीजें थोड़ी साफ हो। क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से अटकलें चल रही है कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश नहीं किया, और इसी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं इस तरह से इस सारी चीजों को दूर करने के लिए अभी से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है। हालांकि विपक्षी दल जितने भी हैं अभी उनमें इतनी कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन आपसी जो चीजें भारतीय जनता पार्टी में संगठन को ठीक करने के लिए की जानी चाहिए, इसी कारण से अभी फिलहाल पहले से ही ये सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि आने वाले समय में उन्हें और खासी दिक्कत ना झेलनी पड़े। और इसी के साथ साथ आने वाले समय में विपक्षी दल भी जो है वो भी अपनी बैठकों का दौर शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं फिर से माहौल जो है वो चुनाव का बनने लगेगा। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से बीएल संतोष जब पहुंचे थे केंद्रीय नेतृत्व के पास, उसके बाद जो बातचीत हुई, रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद ये तय हुआ था कि अब हर विधायक की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी और जिसका जैसा परफॉर्मेंस है उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि उसको अगले साल होने वाले चुनाव में टिकट मिलेगा या फिर किसी नए चेहरे को मौका देना है। ऐसे में इसके लिए किस तरह की तैयारी अब लखनऊ के अंदर नजर आ रही है या पूरे राज्य के अंदर कैसे तैयारी की जा रही है? जिम्मेदारियों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रिपोर्ट सौंपने के बाद जो संगठन के अधिकारी आए थे, संगठन के जो पदाधिकारी आए थे, उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि सर्वे के आधार पर अब विधायकों को टिकट मिलेगा और पूरी जिम्मेदारी बूथ समितियों पे दे दी। और बूथ समिति जो कहे गए उसी बूथ समिति के आधार पर विधायकों को टिकट, अगर बूथ समिति कहेगी कि इनका प्रदर्शन अच्छा रहा, इन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने गाँव-गाँव तक काम किया, जिले में अच्छा काम किया, अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया, तो जाहिर सी बात है कि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव जाएगी तो उनको विधायक के टिकट दिए जा सकते हैं। अगर समिति कहेगी कि नहीं इनकी छवि अच्छी नहीं है, इसी आधार पर बिल्कुल जितेंद्र, बूथ कमेटी के अंदर कौन कौन शामिल होगा, किसको किसको शामिल किया जाएगा, क्या इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने अभी आई है? देखिए, बूथ कमेटी के जो बूथ कमेटी जो बनाई गई है उनसे सदस्य होंगे, उनके सदस्यों को ही जिम्मेदारी दी गई और सदस्य ही सर्वे कर गांव-गांव तक जाएंगे और जो क्षेत्र विधायक है उनके क्षेत्रों में जायजा लेंगे, जनता से पूछेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि 4.5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका सरकार का, विधायकों भी कार्यकाल पूरा हो गया है। तो जाहिर सी बात है इन सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, बूथ समितियां जब रिपोर्ट सौंपेंगी तब उनको टिकट दिया जाएगा। और जिसकी छवि अच्छी रही तो उसकी लॉटरी लग सकती है 2022 में, और छवि अच्छी नहीं रही तो जाहिर सी बात है उसको टिकट उसका काटा जा सकता है। और हर चीज से और हर स्तर पर मंथन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नेशनल मुद्दों की बात की जाए तो नेशनल मुद्दों में एक किसान आंदोलन इनको बड़ा नुकसान पहुंचाते थे और राकेश टिकैत ने जिस तरह से कहा, उन्होंने ट्वीट कहा और ट्वीट करके ये बात कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी क्या किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए किसानों से मना कर दूंगा कि वोट नहीं दिया जाए, क्योंकि कोई किसानों की बात नहीं करते हैं। किसानों के मुद्दे पर बात होती है लेकिन उन्होंने किसी भी मुद्दे की आज तक किसानों के हित में कोई भी काम नहीं किया। वैसे भी कई नुकसान कहा जा सकता है और महंगाई उत्तर प्रदेश समेत देश में जो महंगाई बढ़ी, डीजल पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़े। बिल्कुल जितेंद्र, किसान भी अब आंदोलन की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी एक चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में हो सकती है। देखिए, ये तो होना ही था क्योंकि केंद्र में जिस तरह से केंद्र से उनके जो कृषि बिल है उनसे नाराज जो नजर आए किसान प्रोटेस्ट में बैठे रहे और बड़ी संख्या में अभी भी बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो काला, उनको जो उन्होंने कहा है कि काला कानून है उसको वापस लिए जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं नुकसान होना चाहिए क्योंकि किसानों का गुट एक है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर किसानों का कोई भी इकाई हो वो कहीं ना कहीं हमारे समर्थन में और किसानों के हित में सरकार बात नहीं कर रही है। कृषि बिल जब तक वापस नहीं लिया जाएगा इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। और अब ट्वीट करके उन्होंने कहा कि किसी को वोट नहीं देंगे, हम किसानों से साफ मना कर देंगे कि वह किसी भी पार्टी को वोट न दे। तो कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा है, लगातार खाने पीने की चीजें जो महंगी हुई, पेट्रोल डीजल के दाम 9 से 10 बार बात कहे मई में बढ़े थे और अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो जनता देख रही है और जनता कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रही है कि सरकार, जिस सरकार को हमने चुना वो सरकार हमारे हित में कोई काम नहीं कर रही है। ऐसा कहीं ना कहीं जनता का रिएक्शन। किसान आंदोलन समेत कोरोना और ऐसे कई मुद्दे जिनसे डैमेज हुआ है उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए उसको लेकर भी मंथन यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। यश, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जेपी नड्डा के पास पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, आगे का क्या प्लान है और जेपी नड्डा से मुलाकात में किन किन मुद्दों पर खासतौर पर बातचीत यहाँ पर हो सकती है?
देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात इस समय चल रही है उनके आवास पर, और तमाम वो मुद्दों पर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में एक तरह से बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहे। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ जब वो मिले तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर बात की गई, और अब जब जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर रहे हैं तो संगठन को लेकर बात की गई है। जो रिपोर्ट तलब की गई थी लखनऊ से, उसको लेकर बात की जा रही है। इसी के साथ साथ संगठन में किन नए चेहरों को चांस देना चाहिए उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, और किस तरह से संगठन को मजबूत बनाया जाए उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि लगातार देखिए लखनऊ में भी देखने में आया और उत्तर प्रदेश में भी देखने में आया कि तमाम जितने आरएसएस के लोग हैं वो भी अब बढ़ चढ़कर जमीन पर काम करने के लिए उतर चुके हैं। हालांकि अभी फिलहाल काफी देर से ये बैठक चल रही है, अब लग रहा है कि थोड़ी देर में ये बैठक जो है इनकी खत्म होने वाली है। और बिल्कुल यश, जैसे ही बैठक खत्म होगी जो भी अपडेट होगा हम बिल्कुल आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।